अध्यक्ष कौन होगा, इस सवालों के जवाब आए दिन नया मोड़ ले रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से उनके आवास 10 जनपद पर मुलाकात की। 10 जनपद पर यह मुलाकात लगभग 2 घंटे चली। इस बैठक में इस बाबत चर्चा हुई कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अशोक गहलोत ये साफ कर चुके हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना या ना रहना ये बात की बात है। देश की राजनीति में इस समय ये एक बड़ा सवाल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर उत्साहित हैं। परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए इस बार पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया कराने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ओपन है और इसमें कोई भी नामांकन कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की मान मनोबल का दौर जारी है। एक और जहां देश में कांग्रेस की 8 प्रदेश इकाइयां राहुल को ही अध्यक्ष बनाने के पक्ष में प्रस्ताव पास कर चुकी है, तो वहीं आज अशोक गहलोत उन्हें मनाने कोची में होंगे। दरअसल अशोक गहलोत का नाम भी पार्टी के अगले अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन गहलोत का कहना है कि अगर राहुल नामांकन से मना कर देते हैं तो वो अपना नामांकन आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले बुधवार को अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। गहलोत ने मीडिया को बताया कि वो कोची जाकर राहुल गांधी को मनाने का आखिरी प्रयास करेंगे। उनसे बातचीत के बाद ही वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। गहलोत ने ये पहले ही कह दिया कि पार्टी आलाकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा उसे वो निभाएंगे। समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदे मिलते हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बाबत अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं संभालते हैं तो 17 अक्टूबर को क्या अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच में चुनावी जंग देखने को मिलेगी। इस चुनावी जंग में अशोक गहलोत के जीतने की उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का समर्थन है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला अंबाला पुलिस लाइन स्थित कॉरपोरेशन का है, जहां पर एक अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। शिकायत के आधार पर विजिलेंस की टीम ने पुलिस लाइन स्थित कॉरपोरेशन के ऑफिस में रेड मारी और वहां पर एक कर्मचारी कृष्ण कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि कृष्ण कुमार पर आरोप था कि उसने 8,000 रुपये के बिल पर 500 रुपये की रिश्वत की डिमांड की है। विजिलेंस विभाग रिश्वतखोरों पर नकेल कस रहा है। शिकायतों पर सख्ती से संज्ञान लेने वाली विजिलेंस टीम ने अंबाला की पुलिस लाइन से भी एक रिश्वतखोर को उस वक्त धर दबोचा जब वो रिश्वत की रकम ले रहा था। कैमरे से नजरें चुरा रहा ये आरोपी पुलिस लाइन स्थित हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन के दफ्तर में बतौर अकाउंटेंट तैनात था, जिसने एक शिकायतकर्ता से बिल भरने की एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। इन्वर्टर बैटरी वगैरह के बिल थे इसके पेंडिंग, उन बिलों की उस एवरेज में 500 रुपये, 18,000 के बिल पेंडिंग थे, उनकी उसमें 500 रुपये रिश्वत मांग रहा था। हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बिल थे, वो अकाउंटेंट है हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। रिपेयरिंग का बिल था, कुछ रिपेयरिंग और बैटरीज का बिल था जो वहाँ पे HPS से डिपार्टमेंट में लगाई थी। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया था, 9 मंथ हो गए, तो मेरे को लगा कि ये कुछ है इनका जगह, तो कुछ नहीं, कृष्ण जी है वहाँ पे, तो अकाउंटेंट है, उन्होंने मुझसे पेमेंट की मांगी मैंने। पैसों के लिए दूसरों को परेशान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सबक नहीं लेने वाले अधिकारियों से सरकार और प्रशासन सख्ती से निपट रही है। हालांकि सरकार लाख कोशिश कर रही है कि रिश्वतखोरी कम हो, लेकिन अधिकारी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से विजिलेंस की टीम ऐसे रिश्वतखोरों पर लगाम लगा पाती है।
पानीपत विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पटवारी पानीपत के लघु सचिवालय स्थित डीआरओ ब्रांच में तैनात था, जो एक किसान से अधिग्रहण हुई भूमि का मुआवजा दिलवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत पर आज विजिलेंस टीम ने आरोपी को रंगे हाथों काबू किया है। पानीपत के लघु सचिवालय में रिश्वतखोरी का खेल रहे पटवारियों को विजिलेंस टीम ने धर दबोचा। रिश्वत का लालची ये पटवारी किसान से उसके हक के मुआवजे के लिए भी पैसों की मांग कर रहा था। दरअसल किसान की जमीन अधिकृत की गई थी, जिसके लिए उसे सरकार से मुआवजा मिलना था, लेकिन इस मुआवजे के लिए भी पटवारी ने उससे अलग से कीमत चुकाने को कह डाला। उच्च अधिकारियों से बात करके रेडिंग पार्टी तैयार की। डीसी साहब से अपने विटनेस के तौर पे हमने राजपत्रित अधिकारी को लिया, छाया गवाह को साथ में लिया और टीम तैयार करके हमने आज रेड की, जिसपे रेड हैंडेड इनसे 45,000 रुपीज बरामद हुए। 2016 में भर्ती हुआ ये पटवारी सालों से लघु सचिवालय स्थित डीआरओ ब्रांच में तैनात है। अब तक ना जाने इस तरह कितने लोगों को अपने लालच का शिकार बना चुका है। इस बार भी जब पटवारी ने किसान से मुआवजा दिलाने के लिए 45,000 रुपए की मांग की, तो परेशान किसान ने विजिलेंस को अपनी शिकायत दे दी और किसान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जमीन एक्वायर हुई थी, NHI ने उनकी जमीन को एक्वायर किया था, जिसका मुआवजा पेंडिंग रहता था। तो अपने डीआरओ ऑफिस में पटवारी हैं मिस्टर संदीप कुमार, जिनको इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे, फाइल तैयार करनी थी, जिसके एवज में वो कंप्लेनेंट से 45,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। नियमों को अंगूठा दिखाने वाले ये अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं और लोगों की जरूरतों के बीच खाई को अपनी लालची नियत से गहरा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के इन मामलों से लोगों का सरकारी कर्मचारियों पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बता दें कि आरोपी पटवारी संदीप कुमार 2016 में पटवारी पद पर भर्ती हुआ था और तभी से इसकी ड्यूटी लघु सचिवालय स्थित डीआरओ ब्रांच में थी, जिसको आज विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नूंह जिले के वन स्टॉप सेंटर में प्रतिदिन 30 से 40 महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं। शिकायतों की बात करें तो 468 शिकायतें अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। इस साल की बात करें तो 86 शिकायतें अभी तक दर्ज करा चुकी हैं हिंसा पीड़ित महिलाएं नूंह के वन स्टॉप सेंटर में। घर की 4 दीवारों में दफन कई घटनाएं औरतों की मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की वजह बनती हैं। ये घुटन और परेशानी समय पर बाहर न आए तो गुनहगार के हौसले बढ़ते चले जाते हैं। घरेलू हिंसाओं से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए प्रदेश भर में वन स्टॉप सेंटर बनाए गए। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए वन स्टॉप सेंटर कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इस योजना को सखी के नाम से भी जाना जाता है। नूंह जिले के वन स्टॉप सेंटर में हर महीने 30 से 40 पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करवा रही हैं और अपनी समस्या के लिए समाधान ढूंढ रही हैं। वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार की एक पहल है, जिसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का हिंसा से बचाव करना है। घरेलू हिंसा का दंश झेलने वाली महिलाओं की मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर पुलिस सहायता, मेडिकल केयर, साइकोलॉजिकल एडवाइस, कानूनी सहायता और परामर्श समेत कई सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि घरेलू मसलों का हर स्तर पर समाधान किया जा सके और महिलाएं सुरक्षित और मजबूत मनोस्थिति के साथ अपना जीवन जी सकें। नूंह जिले का वन स्टॉप सेंटर प्रदेश में सबसे अधिक महिलाओं को सेवाएं दे रहा है। वन स्टॉप सेंटर में 6 सर्विस प्रदान की जाती है। यदि पीड़ित महिला के साथ कहीं हिंसा होती है तो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर में फर्स्ट ऑफ ऑल चिकित्सा सहायता, सेकंड पोजीशन पर उनके लिए क्या नाम है लीगल काउंसलिंग, साइको सोशल काउंसलिंग। उसके अलावा वन स्टॉप सेंटर में 5 दिन का आश्रय सुविधा का प्रावधान किया गया है। यदि महिला को लगता है कि उनको घर से निकाल दिया गया है, उनका अब कोई आश्रय नहीं है, वह महिला वन स्टॉप सेंटर में 5 दिन तक रह सकती है, जहां पर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ मदद के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और महिलाएं भी इनका लाभ उठाकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही हैं। नूंह से अनिल मोहिनिया की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
आने वाली 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ी हलचल रहने वाली है। शहर के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 24 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी युवा संकल्प रैली में शामिल होने आ रहे हैं। रैली की तैयारियों में कोई कसर ना रहे, इसका जायजा खुद सीएम जयराम ले रहे हैं। सीएम ने यहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस के नेताओं को याददाश्त दुरुस्त करने की सलाह दी। कहा कि विपक्ष को केंद्र से हिमाचल प्रदेश को मिली मदद और विकास में सहयोग नहीं दिखाई दे रहा। सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए बताया कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है। कोविड के बावजूद राज्य में विकास की रफ्तार नहीं थमी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको उनकी याददाश्त को क्या हो गया है। 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हमको इन 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में कोविड के बावजूद स्वीकृत किए हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ तो हमको जल्दी उसमें राहत के लिए पैसा भी दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए दिया गया, एक बार 150 करोड़ रुपए पहले दिया गया। और अभी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आने वाले समय में अभी प्रधानमंत्री जी एम्स का इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। क्या वो उनको दिखाई नहीं दे? तो ज़मीन पर, हिमाचल की ज़मीन पर खड़ा है, कम से कम वो तो दिखाई दे रहा है। सीएम ने कहा कि 24 सितंबर को होने वाली रैली के लिए युवाओं में काफी जोश और उत्साह है। युवा संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी। पूरा प्रदेश पीएम के स्वागत के लिए तैयार है। पूरे हिमाचल प्रदेश के हमारे युवा उत्साहित हैं और ये संभवतः पहली बार हिमाचल के इतिहास में हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे। और प्रदेश के युवाओं के लिए ये अवसर बहुत एक ऐसा गौरव का अवसर है जिसको सब लोग जो है बहुत उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं। पीएम की रैली के लिए पड्डल मैदान सजाया जा रहा है। अधिकारियों को सफल आयोजन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सूर्या समाचार के लिए वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। घर में घुसकर व्यापारी की पत्नी और उसकी बहू के साथ लूटपाट। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 55 का है, जहां 3 नकाबपोश बदमाश एक घर में घुसे और लाखों का सोना और नकदी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे ये तीनों नकाबपोश लुटेरे हैं जो फरीदाबाद में बेखौफ लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सेक्टर 55 में सुबह सवेरे ही नकाबपोशों ने उस घर को निशाना बनाया जहां घर में सास बहू अपने कामकाज में लगी थीं। तभी चाकू लेकर घर में आ धमके इन लुटेरों ने दोनों को बंधक बना लिया और चाकू की नोक पर घर की तिजोरियां खुलवा लीं। मैं और मेरी सास घर पर थे। मैं एकदम से आई, देखा 3 लोग घर में खड़े हैं, चाकू ले रखे हैं, तो मैं घबरा गई। फिर उन्होंने कहा बस चुप, आवाज़ मत निकालना और नहीं तो मार देंगे। हमें इस कमरे में लेकर आए हैं। तो फिर गर्दन पे चाकू रख दी, मेरी भी और मेरी सास के भी, और फिर पिस्तौल भी निकाल ली। 3 लड़के थे, तीनों के हाथ में तो चाकू थे। फिर हमें अलमारी पे ले, हमारे कहीं सब उतार दो, जो पहन रखा हमने सब उतार दिया, कड़े बड़े सब, मेरी सास का भी सब उतरवा लिया। ये सारा जेवर निकाल लिया है, सारे जो सोने चांदी जो घर में थे, इन्होंने हमको धमकी दी है चक्कू की। कौन थे? अब क्या बता सकते हैं जी। एक व्यापारी के घर हुई लूट से आसपास भी डर का माहौल है। परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। ये कौशल गोयल का मकान नंबर 48 सेक्टर 55 में है। ये सुबह 10 बजे अपने हार्डवेयर की दुकान है इसकी, वहाँ चले गए और इसके पीछे घर पे इसकी माँ और इसकी पत्नी दोनों थे। तो 10 सवा 10 बजे के आसपास 3 नौजवान लड़के आए जो उन्होंने गेट खुला था, अंदर घुस गए, जो उनको डरा धमका के और कुछ ज्वेलरी वगैरह थी वो उतरवा के लूट के ले गए। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। कितने का कम से कम लूट मार होगा? ये अंदाज़ा नहीं, वो कंप्लेंट देंगे जैसे कंप्लेंट देते हैं और अभी तफ्तीश जारी है। किसी को जान हानि कोई? ना, कोई जान की कोई हानि नहीं है, बट कुछ लूट के ले गए हैं ज़रूर। तो लूटपाट थे, वो क्या हथियारबंद थे? वो बता रहे हैं चक्कू थे उनके पास और पिस्टल भी बता रहे हैं। और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तफ्तीश कर रहे हैं, हम मौके पे गए हैं, फुटेज वगैरह ले रहे हैं। उनकी 1-2 फुटेज आई भी हैं तो उनको पहचान करवाएंगे। हम CIA की इमदाद ले रहे हैं
जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी कामयाब मिले। कैमरे में कैद इन लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की जद्दोजहद जारी है। देखना होगा पुलिस कब तक आरोपियों को काबू कर फिर से लोगों को सुरक्षित माहौल का भरोसा दिला पाती है। फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। करनाल में जिला योजनाकार विभाग की तरफ से गैंगस्टर के फार्म हाउस पर पीला पंजा चला। गैंगस्टर नीरज पूनिया इस समय हत्या के मामले में जेल में बंद है। करनाल में नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की तरफ से करनाल में गैंगस्टर के फार्म हाउस पर पीला पंजा चलाया गया। प्रशासन के कड़े सुरक्षा पहरे में बुलडोजर की हनक दिखाई दी। भारी तादाद में पुलिस बल और CIA की टीमें मौके पर मौजूद रहीं। फिलहाल गैंगस्टर नीरज पूनिया जेल में बंद है, तो वहीं नीरज पूनिया पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इलीगल है। पुलिस के पास भी, SP साहब के पास भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कंप्लेंट्स आई हैं कि कोई नीरज पुनिया या उनके अदर्स कोई होंगे गैंगस्टर। बट हमारे लिए एज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट या निगम की तरफ से जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, देखिए मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि हमने एक तरफ तो इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज करवाने के लिए एक पॉलिसी लाई है। गरीब बंदे को परेशान करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज की एवज में आप लोगों को गुमराह करें, उनके ऊपर कोई एक्शन हो, उसके ऊपर हम भी उतनी सख्ती से पेश आएंगे। बता दें कि नीरज पूनिया को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। जिला योजना अधिकारियों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत के बाद नोटिस दिया गया था। नोटिस के अलावा उसे खाली कराने के लिए 7 दिन का समय भी दिया गया, जिसके बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। ये DTP साहब की तरफ से इनको पहले नोटिस दिए गए और अब ये घेरने की कार्रवाई है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये कोई संदीप पुनिया है, नीरज पुनिया वगैरह की प्रॉपर्टी है। यहाँ ये लोग इकट्ठे रहते हैं और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी करते हैं। तो लोग रहते भी हैं यहाँ कोई? अभी कोई नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो लड़का यहाँ पे एक जो बैठा है इनका, तो वो बताता है कि यहाँ पे ये लोग आते रहते हैं, इकट्ठे भी होते रहते हैं। नीरज पुनिया का फार्म हाउस है ये? हाँ, उन्हीं की प्रॉपर्टी जो ये लड़का है वो बता रहा है कि नहीं की। बता दें कि अवैध बिल्डिंग में एक स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट्स तैयार किया गया था। एक तरफ जहां सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह से कॉलोनियों में कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस तैयार हो रहा है, जो कि प्रदेश के लिए गलत है। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी संदीप पूनिया और नीरज पूनिया के नाम से है, जिनका पिछले कई सालों से क्राइम की दुनिया से रिश्ता है। गैंगस्टर नीरज पूनिया का फार्म हाउस अवैध रूप से बना हुआ था, जिसके ऊपर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। झज्जर में अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीणों और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और गांव ग्वालिसन के स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें फिलहाल शिक्षा के मंदिर की हैं, जहां शिक्षक नौनिहालों के जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए रोजाना तो आते हैं, लेकिन ये क्या, गांव के लोग और पढ़ने वाले बच्चों के परिजन शिक्षकों पर कैसे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बालकन घर ते भेज दिया, हाँ मास्टर से नहीं पढ़ा होगा कौन साहब, परसों ना भैंस ने छोड़ दिया और पढ़ना होता तो खुएगी, तो बालकन खराब क्यों करना रहे। हाथ जोड़ के सब 4-5 ही कमी है साहब, मैथ का नहीं, साइंस का नहीं, अंग्रेजी का नहीं, जो असली चीज है वैसे ही है नहीं। तो सुना आपने, स्कूल में क्लास नहीं चल रही, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिसे सुनकर आप भी एक बार उन शिक्षकों पर तरस खाएंगे जो स्कूल तो आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के अलावा वो सारे काम करवाते हैं जिनका इनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक और बयान सुनिए।
और तय करिए कि बच्चों के जीवन के साथ इनके स्कूल के शिक्षक कैसा मजाक कर रहे हैं। ये मांगे हैं जी, 2 गांव का स्कूल है, खेड़ी और गवालीसन का। हमारा इतना ब्योत नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल में हम भेज सके। गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगा के बनाया है, टीचर पूरे करे। टीचर की समस्या है, हमारे बच्चे हमारे पढ़ने आते हैं, ना कि यहाँ बैठ कर चले जाएं। हैं टीचर कम है, बच्चे ज़्यादा। हाँ, एक आए हैं, ये बीओ साहब हैं, ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। प्रदेश के लगभग सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से छात्रों के भविष्य अधर में लटक गए हैं, जिससे छात्रों के साथ उनके परिजन भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मामला झज्जर का हो या रेवाड़ी का, हर जगह स्कूलों में बच्चों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षक इस पर कोई एक्शन लेने के बजाय स्कूलों में हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आ रहे हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि जल्द से जल्द सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। शनिवार को एक पीजीटी मैथमेटिक्स का ट्रांसफर हुआ